मैं इंद्र कुमार सिंह। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलाना चाहते हैं जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिला पंचायत सदस्य की। जिला पंचायत सदस्य जो जिले के एक वार्ड के लिए चुने जाते हैं। हम वार्ड संख्या 13 के जिला पंचायत सदस्य अजय कुमार सोनी जी से आपको मिलवाना चाहते हैं, जिन्होंने बिना सत्ता पक्ष के जिला पंचायत सदस्य रहते हुए भी अपनी समस्त ग्राम सभाओं में ऐसे ऐसे उल्लेखनीय कार्य किए हैं जो अब तक किसी और जिला पंचायत सदस्य के द्वारा नहीं देखने को मिले हैं। न सिर्फ जिला पंचायत योजना के तहत बल्कि अन्य विभागों की तमाम योजनाओं को इन्होंने अपने गांव में ट्रांसफर करके अनावरत प्रयास करके अपने पूरे के पूरे इलाके को, सिर्फ अपने जिला पंचायत इलाके को ही नहीं, अन्य तमाम गांवों को भी लाभान्वित किया है। आइए हम आपको मिलवाते हैं अजय। आप हैं अजय कुमार सोनी जी, जिला पंचायत सदस्य वार्ड संख्या 13। अब हम आप अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा लोगों को कुछ बताइए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए आपके सभी सब्सक्राइबर, आपके साथियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत नमस्कार करता हूं और उन्हें शुभ दशहरा की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं अपने वार्ड समेत अपने जनपद के और अपने पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को, आम जनमानस को दशहरा पर्व की बहुत सारी मंगल कामनाएं और बधाई देता हूं। मैं अजय सोनी, जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 13, जनपद कौशाम्बी। आप मेरे परिचय के बारे में पूछ रहे हैं। मेरा परिचय मेरी जनता है, मेरा परिचय मेरा क्षेत्र है, मेरा वार्ड है, मेरा जनपद है। ये सब मेरे हैं। जहाँ मेरा जुड़ा है वहाँ मेरा परिचय जुड़ा है। बहुत बहुत नमस्कार सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मंझा हुआ राजनेता जिस प्रकार अपने आवाज़ को जनता के समक्ष रखता है, अजय जी ने बिल्कुल वैसे ही उसी अंदाज में, एक मंझे हुए राजनेता के अंदाज में ही अपनी बात रखी है। अब हम इनसे ही जानना चाहते हैं, इनके मुख से, कि इनको किस तरह के चैलेंज फेस करने पड़े, क्योंकि ये सत्ता पक्ष के लिए इन्होंने अपना मतदान नहीं किया। जो हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं और आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया था। तो आपको किस तरह के चैलेंज झेलने पड़े, फिर भी आपने समाज के लिए, गाँव के लिए, और गाँव सिर्फ अपने ही वार्ड नहीं, आगे के कई वार्डों को भी लाभान्वित किया है। थोड़ा सा अपना अनुभव बताएं, कैसे कैसे चैलेंज झेलने पड़े। देखिए, जहाँ तक राजनीति में पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात है, लोकतंत्र का यह एक अहम हिस्सा है। लोकतंत्र में एक पक्ष होता है जिसे हम सत्ता पक्ष मानते हैं और एक और पक्ष होता है जिसे हम विपक्ष मानते हैं। अब जरूरी नहीं कि सभी लोग सत्ता पक्ष के साथ ही जुड़े हुए हैं, जरूरी नहीं सभी लोग विपक्ष के साथ जुड़े हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सत्ता पक्ष का भी एक पक्ष हो और विपक्ष का भी एक पक्ष हो। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे जो बुनियादी मुद्दों पे समर्थन मिला था, जिन किसानों, नौजवानों और आम लोगों की मैं लड़ाई लड़ता और उन्होंने मुझे उस लड़ाई में मुझे सहयोग किया, मुझे चुनाव जिताया, मैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए सबसे अच्छा ये मंच पाया कि मुझे विपक्ष में रहकर अपनी आवाज़ उठानी। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन न करके जो विपक्ष के उम्मीदवार थे उनका समर्थन किया। इसको मैं स्वीकार करता हूँ। और जहाँ तक क्षेत्र की बात है, क्षेत्र की जन आकांक्षाओं की बात है, जिला पंचायत की बात है, मैं हमेशा कोशिश करता रहा हूँ कि मेरे वार्ड के समस्त गांव के लिए मैं अपना कुछ न कुछ योगदान जरूर दे सकूं। इन 5 सालों में प्रत्येक गांव सभा के लिए, प्रत्येक मजरे के लिए कुछ न कुछ मैं विकास के कार्यों तक जरूर पहुंचाऊं। जिला पंचायत के माध्यम से मेरे द्वारा जो भी हमारे वार्ड के गाँव या मजरों के लिए मैंने काम कराए वो तो है ही है, अन्य विभागों के द्वारा भी मैंने बहुत सारे काम कराए। जहाँ तक चैलेंज की बात है, ये निश्चित सही है आज के दौर की राजनीति में कि जब आप विपक्ष की राजनीति करते हैं तो आपको जनता के अपेक्षाओं पे भी खरा उतरना है और सत्ता पक्ष के दबाव को भी झेलना है। मेरे ऊपर कई सारे मुकदमे लिखे गए, मुझको कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मुझे प्रेशर डाला गया कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, मुझे प्रेशर डाला गया कि आप शांत रहिए, मुझे प्रेशर डाला गया कि आप सदन में आवाज़ मत उठाइए, मुझे प्रेशर डाला गया कि आप हमारे अनुकूल बात रखिए। लेकिन मैंने सदैव जनता के अनुकूल निर्णय लिया, जनता के मुद्दे को बड़ी बेबाकी और बड़ी निडरता के साथ मंच पे, जिला पंचायत के सदन पे रखने की कोशिश की। हाँ, एक बात और है, मैं जनता से जुड़ा व्यक्ति था तो मुझे जो जिला पंचायत सदन अपनी बात रखनी, उससे कहीं ज़्यादा मुझे सड़क पे बात रखनी थी। मेरा मानना है कि सदन से बड़ा सड़क का नेता होता है, इसलिए मैंने सदैव सड़क को प्राथमिकता दी, सड़क पे लड़ाई जारी रखी, सड़क पे आवाज़ उठाना जारी रखा और जहाँ ज़रूरत पड़ी मैंने सदन में भी आवाज़ उठाई। चाहे सत्ता पक्ष का
नेता रहा हो या सरकारी कोई भी अधिकारी रहा हो, किसी विभाग का अधिकारी, मैंने अपनी बेबाकी से अपने क्षेत्र के और अपने जनपद के जो भी मूल समस्या थे, जो जन समस्या थी, जनहित की समस्या थी, जो विकास का मामला था, उनको बड़ी बेबाकी से रखा और आगे निरंतर ही मेरा प्रयास जारी रहेगा। दोस्तों, जब मैंने कौशाम्बी की पैदल यात्रा स्टार्ट की तो शुरू में ही आपका नाम सुनाई देने लगा था, परंतु मेरी यात्रा के आज 45 दिन के बाद मैं इनकी से मिल पाया, क्योंकि ये कौशाम्बी के अंत में जहाँ से फतेहपुर शुरू होता है वहाँ रहते हैं। जब मैं फतेहपुर के पास और कौशाम्बी के अंत में आया तब इनसे मिल पाया, लेकिन इनका नाम लगातार मुझे सुनाई पड़ता रहा, क्योंकि कौशाम्बी में फतेहपुर से निकल करके एक नहर आती है, वो नहर कौशाम्बी में 25 सालों से बंद थी और आपने अपने प्रयासों से जिला पंचायत सदस्य रहते हुए भी, जो आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर था, आपने उस नहर को चालू कराने के बाद न सिर्फ कौशाम्बी बल्कि फतेहपुर के कई गांवों को लाभान्वित किया और कौशाम्बी के तमाम गांवों को लाभान्वित किया। हम इनसे थोड़ा सा उसका अनुभव जानना चाहेंगे। थोड़ा सा आप अपने जो नहर आंदोलन आपने किया था उस पर बताइए। नहर आंदोलन एक पहचान है, मेरा परिचय है। नहर आंदोलन से ही मैं जनपद के किसानों और आम लोगों की सेवा कर सका। ये मेरा प्रारंभिक राजनीतिक दौर था, शुरुआती दौर था। जब मुझे लगा किसानों के लिए पानी की आवश्यकता है, नहरें सूखी पड़ी थी 20-25 साल 40 साल से करीब, लोग को तो कहना यह है 50 साल, लेकिन मैं 25 से 30-40 साल मानता हूँ। हमारे जनपद की अधिकांश नहरें सूखी पड़ी थी और बहुतायत गांव के किसान पानी के अभाव में, सिंचाई के अभाव में अपनी फसलें नहीं उगा पाते थे। उस दौर मैंने साल 2005 से लेकर 2010 के बीच करीब 4-5 सालों के अंतराल में कौशाम्बी की प्रमुख नहरें, जो कि फतेहपुर होकर के कौशाम्बी आती थी, और कई ब्लॉक, कई गांव फतेहपुर को जोड़ते थे और कई ब्लॉक, कई गांव कौशाम्बी के जोड़ते थे। उन सभी ब्लॉकों, गांव के किसानों के लिए मैंने आवाज़ उठानी शुरू की। नतीजा ये हुआ कि मेरा जनपद कौशाम्बी की बड़ी बड़ी नहरें, चाहे रामगंगा नहर रही हो, करारी मैनन नहर रही हो, केवा मैनन नहरें, अन्य तमाम नहरें रही हूँ, मैंने बहुत सारी नहरों पर अपनी आवाज़ उठाई और नतीजा सकारात्मक रहा। नहरों में 20, 25, 30 साल, 40 साल बाद पानी आया, जल प्रवाह हुआ, किसानों को लाभ मिला। जहाँ तक आंदोलन की बात है, शुरुआती दौर में मुझे तमाम निराशाओं और तमाम समस्याओं से जूझना पड़ा। लोगों का ये कहना था कि नहरें नहीं चलेंगी, नहरें कमांड से बाहर हो गई, नहरें बंद पड़ी हैं, आप इसके लिए निरर्थक प्रयास करें, व्यर्थ का प्रयास करें। लेकिन मेरी खुद की ये फीलिंग थी, मेरा खुद का ये मानना, मेरा खुद का आत्मविश्वास था कि मुझे जो मैं काम कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मुझे इसका भविष्य में परिणाम सकारात्मक मिलेगा और मिला भी। आज उन नहरों से किसानों को लाभ हो रहा है। ये मेरी शुरुआती लड़ाई थी। मैंने उस दौर में आंदोलन किए, धरना दिया, चक्का जाम किया, भूख हड़ताल किया, अनशन किया और बहुत सारी अपने ओर से जो भी मेरी कोशिश हो सकती, जितना मुझसे एफर्ट हो सकता था मैंने किया। परिणाम सकारात्मक रहा, नहरों में पानी आया, हमारे कौशाम्बी किसान लाभान्वित थे, फतेहपुर किसान लाभान्वित थे। मेरा इसी प्रयास था जो मेरा शुरुआती दौर था, काफ़ी संघर्षपूर्ण था, सफल रहा। दोस्तों, आपका एक छोटा सा मैं परिचय देना चाहूँगा। आपने प्रारंभिक शिक्षा गांव से ली और उसके बाद आप जीआईसी इलाहाबाद से इंटर करके आप पुणे चले गए और पुणे में उच्च शिक्षा प्राप्त की। आप कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, परंतु आपने नौकरी को प्राथमिकता ना दे करके लोगों को प्राथमिकता दी और जब से छोड़ करके आए महाराष्ट्र, आपने केवल गांव की सेवा की। बहुत से चैलेंज झेले और अंततः आज सफल हैं, इस लेवल पर हैं कि जहां पर आप किसी भी गांव में चले जाएं, इनके वार्ड से जुड़ा हुआ या कौशाम्बी के किसी भी व्यक्ति से इनका नाम ले लेंगे, तुरंत इनके बारे में बताना शुरू कर देगा। कल ही मैंने यहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक कॉल किया था और इनका नाम लिया था कि इनके यहाँ रुका हुआ हो, तो इनके बारे में एक चीज़ और जानकारी मिली कि आपने एक पार्टी का भी गठन किया है जी, जो इनकी दूरदर्शिता को बताता है। थोड़ा सा उस पार्टी के बारे में बता दीजिए। संघर्ष एक यात्रा होती है और संघर्ष की यात्रा में तमाम मोड़ आते हैं, तमाम ठहराव आते हैं, तमाम पॉइंट्स आते हैं। वो भी एक पॉइंट का या ठहराव का एक हिस्सा था या एक ठिकाना था कि जब हमने पार्टी गठन का निर्णय किया। मुझे लगता था कि किसानों के देश में जहाँ 60 से 70% किसानों की आबादी है, वहाँ किसानों का कोई दल होना चाहिए, किसानों का कोई सर्वव्यापी और सर्वमान्य नेता होना चाहिए। उस रिक्तता को पूर्ति करने के लिए, जो खालीपन था उसको पूर्ति करने के लिए हमने समर्थ किसान पार्टी के नाम से एक राजनीतिक दल का साल 2012 में गठन किया और इलेक्शन कमीशन भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से उसको पंजीकृत कराया और उसके तहत हमने खुद भी चुनाव लड़ा और अभी हाल में 2022 के विधानसभा चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने कई उम्मीदवार उतारे। हमारा मानना था कि
अगर हम किसान हैं और किसानवादी विचारधारा को आगे लाना चाहते हैं तो हमें एक दल चाहिए, और दल के द्वारा जब तक हम सत्ता तक नहीं पहुंचेंगे, किसानों की आवाज़ प्रदेश और देश के सदन तक नहीं उठेगी, तब तक हमारा किसान आगे नहीं बढ़ेगा। कहने के लिए सरकार ये कहती है कि हम साल 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। सवाल ये है कि जब हमारा वहाँ कोई प्रतिनिधि नहीं है, हमारी सरकार नहीं है, हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा एजेंडा नहीं है, हमारे लोग नहीं हैं, तो फिर हमारे किसानों की आय दुगनी कैसे होगी। इन बहुत सारी चीज़ों को मैंने उस ज़माने में गौर किया था, अनुभव किया था, या थिंक किया था, विचार किया था कि इसके लिए हमें कोई दल बनाना चाहिए। इसीलिए मैंने समर्थ किसान पार्टी के नाम से एक नए दल का गठन किया। उसका मैं संस्थापक भी हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, आज के परिवेश में जब उत्तर प्रदेश या देश की राजनीति में जातिवाद एक अहम मुद्दा है, और एक दूसरा मुद्दा ये भी है कि जाति के साथ धनबल एक बहुत अहम मुद्दा है। मैंने इन दोनों को पहले दरकिनार किया। मेरा मानना था आप संघर्ष करके अगर पहुँचेंगे तो उसकी जो खुशबू होगी, उसकी जो महक होगी वो अलग होगी। और आप जाति के नाम से चुनाव जीत के पहुँच जाएंगे, और धन से चुनाव जीत के पहुँच जाएंगे, आपके पास ज़मीनी अनुभव नहीं रहेगा। आपको किस वर्ग के लिए लड़ाई लड़नी, किस वर्ग के लिए आवाज़ उठानी, उसका कोई अनुभव नहीं रहेगा, जिसके चलते आपको जैसे एक त्रिशंकु होता है कि आप उछले तो लेकिन स्वर्ग नहीं पहुँचे, बीच में लटक गए, वो स्थिति पैदा होगी। तो इसीलिए मैंने संघर्ष का रास्ता चुना, दल बनाया। दल के साथ किसानों की, नौजवानों की, बेरोजगारों की, आम जनता की, ग्रामीण अंचल के समस्याओं को प्राथमिकता के साथ उठाई। और मेरा भी मानना, अगर हमारा दल और आगे विस्तार पाया और आगे हमारे दल से विधायक सांसद बने तो प्रदेश के सदन में और देश के सदन में हम किसानों, नौजवानों, गरीबों, ग्रामीण अंचलों के मुद्दों को उठाएंगे, जिससे हमारे ग्रामीण अंचल के लोग लाभान्वित होंगे, किसान नौजवान लाभान्वित होंगे। इसीलिए हमने संघर्ष करते हुए समर्थ किसान पार्टी का गठन किया है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, आप इनके पूरे वार्ड के किसी भी गांव में चले जाएं, इन जिला पंचायत एक कठिन लक्ष्य होता है। जिला पंचायत सत्ता पक्ष के सदस्य भी अपने जिला पंचायत के गांवों में बहुत अधिक कार्य नहीं करा पाते, कम से कम वो सभी गांवों में नहीं पहुंच पाते। परंतु मैं जिधर भी गया मेरी यात्रा के दौरान, आपके द्वारा अर्थात जिला पंचायत के द्वारा कराए गए कार्य लगातार दिखाई दिए, और कुछ ऐसे भी कार्य रहे जो बताए गए कि जिला पंचायत से नहीं है, फिर भी आपने कराए। आप लगातार संघर्ष करते हैं, और ऐसा संघर्ष करते हैं कि वो ज़मीन में दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बातें हैं। आप आइए, आपको जिला पंचायत के पास जितनी फैसिलिटी होती है, रोड लाइट, बिजली कनेक्शन, और जहाँ पर बिजली की आपूर्ति पूर्ण नहीं हो पा रही, वहाँ ट्रांसफार्मर स्थापित कराना, आपने ऐसे तमाम ऐसे कार्य किए हैं। आप अपने मुंह से तो कुछ बताएंगे नहीं, लेकिन मैंने जो देखा है वो आपको चंद कामों को बताता चल रहा हूँ। ऐसा कोई गांव नहीं जहां हाई मस्ट लाइट नहीं लगी हो, ऐसे गांव जहां ट्रांसफार्मर की ज़रूरत रही हो, ट्रांसफार्मर ना रहा हो, आपके प्रयास से वहां ट्रांसफार्मर लगे हैं। नहरों के बारे में आपको बता ही चुका। सड़कें भी, बहुत सी सड़कें जो ग्राम सभा के द्वारा बनना चाहिए था, उसको आपने जिला पंचायत या अन्य विभागों के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाने का कार्य किया है। कई मंदिरों का भी जीर्णोद्धार आपके द्वारा ही हुआ। इसमें से एक मंदिर के उल्लेख हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, जहाँ तक जिला पंचायत का विषय है, जिला पंचायत का एक निर्धारित धनराशि का मानक होता है, या एक निर्धारित धनराशि होती है। एक जिला पंचायत सदस्य के लिए इस धनराशि तक ही आप अपना विकास कार्य अपने वार्ड में ले जा सकते हैं, करवा सकते हैं। मुझे पहले ही पता हो गया था कि हमारे वार्ड के लिए जो जिला पंचायत द्वारा धनराशि प्राप्त होगी वो अपर्याप्त रहेगी। इसके लिए मैंने अन्य विभागों को टटोलना शुरू किया, और उसका सकारात्मक परिणाम ये रहा कि मैं अपने वार्ड के लिए सांस्कृतिक विकास, और जो एक जन मुद्दों पे होता है, जन कल्याण का होता है, उसका विकास, और अन्य कई चीज़ें जो जन समस्याओं जुड़ी उसके समाधान के लिए प्रयास। कुछ विभागों का आप नाम भी ले लें, ज़्यादा अच्छा है। मंदिर की आपने बात की, हमारे वार्ड नंबर 13 में गंभीरा पूरब गाँव है, जहाँ कमासिन माता मंदिर, देवी जी का मंदिर है। कौशाम्बी में खास तौर पर सिराथू और धाता में कमासिन माता का मंदिर बहुत ही फेमस है। खागा तक इसकी धमक है। बाकी कौशाम्बी, फतेहपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, चित्रकूट, बांदा आदि जिलों के लोग भी वहां आते हैं। तो कौशाम्बी के श्रीरामपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम गंभीरापुरम में एक कमासिन माता मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। वहाँ माँ का सरोवर भी है, और बहुत प्राचीन मंदिर है, माँ का एक मंदिर का परिसर है। तो मैंने पहले प्राथमिकता में ये तय किया था कि मुझे इस मंदिर के लिए कुछ करना है, और इसके तहत मैंने वहाँ बहुत सारे कार्य किए। लाइट की व्यवस्था कराई, सड़क की व्यवस्था कराई, हाई मास्ट लगवाया, वहाँ प्रवेश द्वार बनवाया। अभी हम लोग वहाँ पे कुछ और टाइल्स वगैरह लगाकर, उसको रेलिंग वगैरह लगाकर डेकोरेट करने जा रहे हैं। और जहाँ तक विकास कार्यों की बात है, मैंने अपने कार्यकाल में सांस्कृतिक आयोजन
उदयन चौराहा में रंगमंच की एक जो कलाकृति होती है उसके तहत दशहरा मेला का आयोजन शुरू कराया, रामलीला का आयोजन शुरू कराया, शोभा यात्रा का आयोजन शुरू कराया। झांकी लोग रात के दशहरा मेला देखने भरवारी इलाहाबाद जाते थे, उसे अपने उदयन चौराहा में शुरू कराया। परिवहन निगम के द्वारा मैंने अपने वार्ड में चित्रकूट के लिए बस यात्रा शुरू कराई। अभी मेरी 2 बसें और परिवहन निगम से आनी हैं, बल्कि 2 नहीं 3 बसें। एक तो शमशाबाद होकर मुझे परिवहन निगम की बस चालू करानी है, एक उदीन से मंझनपुर होकर चालू करानी है, एक धाता से नारा मंझन होकर प्रयागराज के लिए बस चालू कर। ऐसी चीज़ें हैं। साथ ही मैंने धान बिक्री के लिए, गेहूँ बिक्री के लिए अपने वार्ड में धान क्रय केंद्र, गेहूँ क्रय केंद्र पहली बार खुलवाने का काम किया। किसानों को अगर यहाँ धान या गेहूँ का विक्रय करना होता था तो उससे रातों जाते थे, मंझनपुर जाते थे, शमशाबाद जाते थे। मैंने अपने वार्ड में काम शुरू करा। इसी के साथ कई ऐसी जगह थी जहाँ पे मार्ग नहीं था, सड़कें नहीं थी, लोगों का आवागमन प्रभावित होता था। मैंने न सिर्फ जिला पंचायत के माध्यम से बल्कि लोक निर्माण विभाग के PWD के माध्यम से भी कई गाँव में आवागमन की समस्या का समाधान करने के लिए नई सड़कें बनवाई, नालियाँ बनवाए, नाले बनवाए और बहुत सारे मेरे अभी भी काम लगातार अपनी प्रगति पर हैं। इन सारी चीज़ों के द्वारा मैंने जन सेवा की और सबसे अहम चीज़ ये था कि मेरी राजनीति एक सुलझे हुए नेता की राजनीति। मैं चुनाव जीतने के बाद कभी ये नहीं गौर किया कि मेरा पक्ष कौन है, मेरा विपक्ष कौन है, मेरे पक्ष के गाँव कौन है, मेरे विपक्ष के गाँव कौन है, मुझे किस गाँव में ज़्यादा वोट मिले, किस गाँव में कम वोट। मुझे मेरा ये मानक नहीं था। मेरा मानक था जिसने भी हमारे वार्ड में किसी को भी वोट दिया वो सब मेरे पास है। मेरा ये मानना था। हम चुनाव जीते तो हमारे लिए सारे मतदाता हमारे हैं, सारे भाई हमारे हैं। चाहे हमारा कोई विपक्ष का उम्मीदवार रहा हो या उसका गांव, उसका मोहल्ला, हमें उसका भी विकास करना था, वहाँ भी हम अपना छोटा सा ही सही विकास कार्य करवाए। चाहे हमारे साथ जुड़े लोग रहें, हमारे साथ के जुड़े गाँव के लोग रहें, हमने एक नज़र से एक समान से कोई जातिवाद नहीं किया, कोई क्षेत्रवाद नहीं किया, कोई अपना पराया नहीं देखा। सबके, हर समाज के, हर समुदाय के, हर जात के और हर परिवार के, हर व्यक्ति के पक्ष विपक्ष हमने नहीं देखा। सबके हित में अपने द्वारा जो भी हमसे काम हो सकता था, प्रयास हो सकता था, विकास कार्य करवाने की कोशिश किया। और सबसे और एक अहम बात, जैसे आपने एक लाइट का उल्लेख किया, विद्युत का उल्लेख किया, ऐसे बहुत सारे गांव थे मुझे जहां 5 से 10 वोट मिली थी, 20 वोट मिली, लेकिन मुझे वो नहीं देखना था। मुझे लगता था अगर आज वोट नहीं हमको ज़्यादा मिली, हो सकता है अगले हम चुनाव लड़े तो हम इनसे ज़्यादा वोट पाएँ। तो मैंने एक ही नज़रिए से उन गाँव में उतना ही विकास किया जितना खुद के गाँव में विकास किया है। मैं अपने पड़ोसी गाँव में विकास किया। तो मेरे लिए मेरा पूरा वार्ड ही मेरा परिवार है, और जब परिवार मेरा है तो मुझे परिवार के साथ कोई उपेक्षात्मक या कोई इग्नोरेंस का काम नहीं करना, किसी को ज़रा सा नज़रअंदाज नहीं करना, अपने साथ सबको लेकर चलना, अपने साथ सबको जोड़ कर चलना मेरी एक भावना थी। इसी के तहत मैं काम करता हूँ, करता रहा हूँ, आगे करता रहूँगा। दोस्तों, जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि, जो जैसा भी सदन हो जनता की बात रखने के लिए उस विभाग में जाता है, उस जगह पर जाता है। जैसे हम बात करें जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य जिला प्रांगण में इसलिए जाता है कि वो अपने वार्ड की बात रखेगा, अपनी समस्याओं को रखेगा। विधायक बनने के बाद वो सदन में, उच्च सदन हो या निम्न सदन हो, इन दोनों सदनों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो आप चुनते हैं, वो आपकी बात रखने के लिए जाएंगे। और इस प्रयास में, जैसे लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में भी चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी बनारस से जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो जनता की बात रखने के लिए सदन में गए हैं। ये अलग बात है कि वो मन की बात करते हैं और अपने मन की बात करते हैं, कभी जनता की मन की बात उन्होंने की ही नहीं, ये अलग विषय है। लेकिन आप जिनसे हम आज बात कर रहे हैं, वास्तव में जनप्रतिनिधि किसी तरह कैसा होना चाहिए, आप उस सारे मानकों को पूरा करते हैं। ऐसे व्यक्ति को ये जिस भी क्राइटेरिया में चुनाव लड़े, उस क्राइटेरिया के तहत उस सदन में बिल्कुल इनको जगह होनी चाहिए। और मेरे वीडियो को जहां तक आप देख सकते हैं, जहां तक पहुंचा सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को जरूर सदन में जगह दें, चाहे वो जिस तरह की सदन हो। जिला में लड़ते हैं, जिला के सदन में डाल लिए, विधानसभा की लड़ते हैं तो विधानसभा के सदन में डालिए, लोकसभा में दिखाई देते हैं तो लोकसभा में भेजने का कार्य करिए, क्योंकि यही आपकी बात को सदन में रख सकते हैं। यदि आप एक दिन दिखाई देने वाले व्यक्ति को सदन में भेजेंगे, एक दिन में दिखाई देने वाला व्यक्ति सदन में कभी आपकी बात नहीं करेगा, सिर्फ अपने मन की बात करेगा, कभी आपके मन की बात करेगा ही नहीं। ऐसे व्यक्ति को आप जरूर सदन में जगह दें, ये आपसे अनुरोध है। थोड़ा सा और रह गया है, कमासिन माता का मंदिर, जो हम शायद कल आपको तक पहुंचा पाएँ। इनके छोटा सा कार्य, यहीं से मेरी कौशाम्बी की यात्रा का अंत भी होगा।
मैं इसके बाद फतेहपुर में प्रवेश कर जाऊंगा। आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप जिस तरह से जनता के साथ लगे रहे और आगे भी अपना जीवन तो पूरी तरह से जनता के लिए समर्पित करेंगे। दोस्तों, आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप विवाहित हैं और आपके कोई बच्चे नहीं हैं, क्योंकि एक नैरेटिव सेट है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का परिवार ही नहीं है। आपके पत्नी जरूर हैं, परंतु बच्चे आपकी भी नहीं हैं। इसलिए इस नैरेटिव में मत आइएगा कि जिसका परिवार है वो जनता क्या नहीं है। सही। मैं अपने ओर से कुछ बात शेष रह गए इसको कहना रखना चाहता हूँ। आपने परिवार से जुड़ी बात पूछी या अपनी तरफ से बात रखी। जनता ही मेरा परिवार है, मेरा वार्ड ही मेरा परिवार है। जनता के साथ मेरा जनपद ही मेरा परिवार है, मेरा प्रदेश मेरा परिवार है, मेरा राष्ट्र मेरा परिवार है, मेरा ये विश्व मेरा परिवार है। हम हिंदू हैं और हिंदू धर्म में एक मान्यता है वसुधैव कुटुंबकम। सारा संपूर्ण संसार, सारी वसुधा हमारा परिवार है। मैं इस परिकल्पना को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे संतान नहीं, इसका विषय ये नहीं कि मेरे लोगों के, मेरे परिवार के, मेरे वार्ड के, मेरे जनपद, मेरे प्रदेश, मेरे देश, मेरी दुनिया के लोगों से सभी तो मेरे हैं। और जब सब मेरे हैं तो मेरे और उनमें कोई अंतर नहीं बचा। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय बताना ज़रूरी है। जब हम चुनाव जीते तो चूँकि हम किसी दल से जुड़कर या किसी नेता के पीछे चलकर चुनाव नहीं लड़े थे और ना किसी दल के और नेता के दबाव से, प्रभाव से चुनाव जीते थे, लड़े थे। हम सीधे जनता से जुड़े थे, जनता से जुड़े रहकर ही चुनाव लड़े, चुनाव जीते थे। जनता का आशीर्वाद मिला, जनता ने समर्थन किया। अब विषय ये आया कि चुनाव जीतने के बाद बहुत सारे जो क्षेत्रीय नेता होते हैं या क्षेत्रीय दबंग होते हैं, क्षेत्रीय मठाधीश होते हैं, उन लोगों ने हमें कहा कि आप हमारे साथ मिलकर काम करें। लेकिन मैंने सर्वप्रथम एक निर्णय लिया कि मुझे जनता से जुड़ करके जन भावना के अनुरूप काम करना है। किसी दबंग, किसी मठाधीश या किसी बड़े लंबरदार नेता के साथ चल करके अपने क्षेत्र के लिए आवाज़ नहीं उठानी, क्षेत्र का विकास नहीं करना। मैं किसी मठाधीश की उंगली पकड़कर क्षेत्र में काम नहीं किया, न करता हूँ, न कर पाऊँगा। मैं आम जनता की उंगली पकड़ लूँगा, एक सामान्य व्यक्ति का जो आदेश होगा उसको मान लूँगा और एक सामान्य व्यक्ति की उंगली पकड़कर जन विकास के लिए जो मुझसे हो सकता है, जो जन समस्या समाधान हो सकता है, कर सकता हूँ, करता हूँ, करता रहूँगा। लेकिन किसी मठाधीश के अंडर में या उसके दबाव में या उसके प्रभाव में आकर मैंने कभी कोई काम नहीं किया, कोई निर्णय नहीं लिया। और ये मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी पूंजी है कि मैं जो भी किया हूँ खुद के विचार से और जनता के राय सलाह से किया हूँ। किसी बड़े लंबरदार, किसी बड़े नेता, किसी बहुत बड़े दबंग आदमी या किसी बहुत बड़े मठाधीश के दबाव में आकर मैंने कोई काम नहीं किया। मुझसे तमाम क्षेत्र के मठाधीश नाराज़ भी रहते हैं, मुझसे तमाम क्षेत्र के लोग इस बात के लिए, बड़े बड़े लंबरदार को या बड़े अपने आप को जो चौधरी समझते हैं, उस बात के लिए बड़े उनको नाराज़ी रहती है, नाराज़ रहते हैं, उनको नागवार गुजरता है कि हम अपने पास बुलाते हैं, हम कहते हैं हमारे साथ गाड़ी में चलो, हमारे बंगले आओ, हमारे हवेली आओ। और ये एक ऐसा व्यक्ति कहता है भैया हम आपसे बजाय हम अपनी जनता से जाके सीधे मिलेंगे, हम आपके पास 2 घंटे बैठेंगे, एक कप चाय मिलेगा, हम अपनी जनता के पास जाएंगे तो शायद हमको एक गिलास दूध मिल जाए। तो मैं सीधे जनता से जुड़कर जो भी काम करता हूँ, जो भी निर्णय करता हूँ, जो मेरी नीतियाँ सीधे आम जनता से जुड़ी हुई है। मैं किसी दबाव में, किसी प्रभाव में या किसी मठाधीश की अंगुली पकड़ काम नहीं किया और न करता हूँ, न करूँगा। आने वाले चुनाव में भी मैं जनता से जुड़कर ही चुनाव लड़ूंगा। मैं किसी दल या किसी नेता के पीछे जा करके उनका आशीर्वाद लेने के बजाय मैं जनता का आशीर्वाद लेकर चुनाव लड़ूंगा। और मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, मुझे जनता पर पूरा भरोसा है कि जनता मुझे दोबारा मौका देगी, पुनः जिला पंचायत सदस्य के रूप में जन सेवा के लिए, जिससे पिछले 5 साल और उसके पहले भी जन सेवा की हूँ, आगे मुझे जन सेवा का जनता अवसर देगी। इन्हीं बातों के साथ पुनः आपको और आपकी पूरी टीम को, अपने वार्ड की जनता को, अपने जनपद की जनता, अपने प्रदेश और देश की जनता को बहुत सारी दशहरा की मंगल कामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार।